नमस्कार, महानगरों की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं महानगर टॉप 10 पर। आज फिर सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट पर सीबीआई टीम का सीन रिक्रिएशन। 3 घंटे तक सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, कुक, नीरज के साथ जांच पड़ताल। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टरों से भी सीबीआई की पूछताछ। बांद्रा के पुलिस स्टेशन भी पहुंची जांच एजेंसी की टीम। दिल्ली में आज भी कोरोना के 1450 नए मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,61,466 पहुंची। 24 घंटे में 16 लोगों की मौत। अब तक 4,300 लोगों की हुई है मौत। दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 11,778 एक्टिव मरीजों का रिकवरी रेट 90.04%। 24 घंटे में दिल्ली में 18,731 लोगों का कोरोना टेस्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दावा, कहा सबकी कोशिशों से कोरोना काबू में। व्यापारियों से बोले सब मिलकर अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। यूपी के बलरामपुर में आईएसआईएस आतंकी के घर से मिले भारी मात्रा में विस्फोटक और आत्मघाती जैकेट। सूत्रों के मुताबिक अयोध्या समेत देश के कई शहरों में था हमले का प्लान। दिल्ली पुलिस का खुलासा, आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ को फिदायीन हमले का आदेश मिला था। भीड़ भाड़ वाले इलाके में बम लगाने की साजिश रची गई थी। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून। गोवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 विधानमंडल में पास। गो तस्करी से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान। सोशल मीडिया पर देखा प्रधानमंत्री मोदी का प्रकृति और पशु पक्षी प्रेम। मोर को दाना खिलाते वीडियो किया पोस्ट। कैप्शन में मोर के लिए पंक्तियों का जिक्र। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में नक्सली महादेव मदकामी का आत्मसमर्पण। 2 लाख रुपए का था इनाम। पुलिस के मुताबिक ओडिशा में विकास कार्य से प्रभावित हुआ महादेव। प्रधानमंत्री मोदी का प्रकृति और पशु पक्षियों से गहरा लगाव है। दिन भर बैठकों के दौर में व्यस्त रहने वाले प्रधानमंत्री अपने फुर्सत के समय को किसके साथ बिताते हैं, जरा देखिए। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री आवास की हैं, जहां प्रधानमंत्री मोरों को दाना खिलाते दिखाई देते हैं। पीएम मोदी का स्नेह इन बेजुबान पक्षियों को भी उनके करीब ले आया। प्रधानमंत्री निवास में मोर बेहिचक उनके पास चले आते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके आगे पीछे घूमते हैं। सुबह की सैर और उनके हाथ से दाना खाते। ये तस्वीरें पक्षी प्रेम की भाषा समझते हैं और इसीलिए मोर कभी कभी घर के अंदर भी चले आते हैं। प्रधानमंत्री ने उनके इसी मयूर प्रेम का एक वीडियो कविता के साथ साझा किया है। भोर भयो बिन शोर, मन मोर भयो विभोर। रग रग है रंगा नीला भूरा श्याम सुहाना। मनमोहक मोर निराला। रंग है पर राग नहीं, विराग का विश्वास यही। ना चाह ना वाह ना आह, गूंजे घर घर आज भी गान। जिए तो मुरली के साथ, जाए तो मुरलीधर के ताज। जीवात्मा ही शिवात्मा, अंतर मन की अनंत धारा। मन मंदिर में उजियारा सारा। बिन वाद विवाद संवाद, बिन सुर स्वर संदेश। मोर चहकता मौन महकता। आगे बढ़ते हैं और अब बात अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह के बांद्रा वाले फ्लैट पर सीबीआई की टीम ने जांच की और 3 घंटे तक सीबीआई और फॉरेंसिक टीम यहां पर मौजूद रही। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और कुक नीरज भी यहीं पर मौजूद थे। इसके अलावा मुंबई के हिंदुजा अस्पताल के डॉक्टरों से भी सीबीआई ने पूछताछ की है। हिंदुजा अस्पताल में सुशांत सिंह ने अपना इलाज कराया था, वहां पर भी पूछताछ सीबीआई की टीम ने की है। कल भी सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट में सीबीआई की टीम पहुंची थी क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए। आज फिर सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा वाले घर पर पहुंची, जहां पर 14 जून को उनका शव बरामद हुआ था। 70 दिन हो गए हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के।
अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच कर रही सीबीआई की एक टीम आज मुंबई के पास उस रिजॉर्ट तक पहुंची जहां सुशांत ने 2 महीने बिताए थे। सीबीआई की टीम वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची। 2 घंटे तक यहां रहकर ये जानने की कोशिश की कि रिजॉर्ट में रहते वक्त सुशांत का व्यवहार कैसा था। सीबीआई की टीम की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। सीबीआई टीम आज यहाँ पर वाटरस्टोन जो एक रिसोर्ट है यहाँ पर भी आई थी। यहाँ पर नवंबर का मामला है, बताया जाता है 2 महीने का एक पीरियड था जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को यहाँ लाई थी और यहीं पर उनको रखा गया था। इसी बीच में उनको स्पिरिचुअल हीलर के जरिए एक बाकायदा थेरेपी भी देने की कोशिश की गई थी। और अब जो लगातार जो सीबीआई है, जिस तरह से कल पूरा रिक्रिएशन हुआ है, उसके बाद अलग अलग स्पॉट्स पे जा रही है। सीबीआई की टीम अब तक सुशांत के करीबी रहे 4 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन उम्मीद थी कि इन गवाहों के बयान से कई बातें सामने आएगी। लेकिन अब तो इन गवाहों के बयान में ही विरोधाभास दिखने लगा है। जी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और सुशांत के पूर्व कुक नीरज सिंह के बयान में विरोधाभास है। ये दोनों सुशांत सिंह के घर में ही रहते थे और जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी ये दोनों घर में मौजूद थे। यहाँ तक कि सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के सामने ही कमरे का लॉक तोड़ा गया था और वो दोनों उसके बाद कमरे में दाखिल हुए थे। इस लिहाज से सिद्धार्थ पिठानी और नीरज सिंह इस केस के सबसे अहम गवाह हैं, लेकिन इनके बयान में विरोधाभास इस केस को लेकर शक को और बढ़ा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब सीबीआई ने सुशांत के पूर्व केयरटेकर दीपेश सावंत और को केशव से भी पूछताछ की है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दीपेश सावंत और केशव के बयान भी मेल नहीं खाते, यानी दोनों के बयान अलग अलग हो रहे हैं। मतलब यहाँ भी शक की गुंजाइश और बढ़ जाती है। केशव ही वो शख्स था जिसने आखिरी बार सुशांत को जूस दिया था। दीपेश सावंत को नौकरी पर रिया ने ही रखा था। जिस दिन सुशांत की मौत हुई थी ये दोनों उस वक्त घर में मौजूद थे। जी न्यूज को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक सीबीआई जल्द ही रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ करने वाली है। रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान सीबीआई कई अहम सवाल पूछ सकती है। सीबीआई रिया से पूछेगी कि आप घर छोड़कर कब और क्यों गए? क्या सुशांत के अकाउंट से पैसे आपको ट्रांसफर हुए थे? क्या आप सुशांत को दवा देती थी? सुशांत को लेकर क्या आप डॉक्टर के पास जाती थी? आपकी डॉक्टर से सुशांत को लेकर क्या बात होती थी? क्या सुशांत सिंह डिप्रेशन में थे? क्या आप कूपर हॉस्पिटल गई थी? क्या आप पोस्टमार्टम हाउस में गई थी? महेश भट्ट से आप क्या क्या जानकारी शेयर करती थी? महेश भट्ट से आप कब कब और क्यों मिली थी? क्या आपने सुशांत के किसी स्टाफ को निकाला था? क्या आपने सुशांत के किसी स्टाफ को नौकरी पर रखा था? क्या आपके परिवार पर सुशांत ने कभी पैसे खर्च किए थे? सुशांत के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? क्या आपने सुशांत की मौत के बाद उसके परिवार से बात की? क्या वाटरस्टोन रिजॉर्ट में ठहरने की सलाह आप ही ने सुशांत को दी थी? ये वो कुछ अहम सवाल हैं जो सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछ सकती है। सुशांत के कुक नीरज सिंह से सीबीआई ने 12 घंटे की पूछताछ की थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती से सीबीआई कितनी लंबी पूछताछ करने वाली है। यह पूछताछ में संभव है कि कई ऐसे खुलासे सामने आए जो केस के लिए बेहद अहम हो। अंकुर त्यागी और नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, मुंबई। आगे बढ़ते हैं और अब बात गायों की रक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में बने सख्त कानून की। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में गो हत्या को लेकर सख्त कानून बना दिया है। विधानसभा से इस कानून को मंजूरी भी मिल गई है। गोवंश की रक्षा के लिए बने इस कड़े कानून से किस तरह अब गो तस्करों और गो हत्या करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गो हत्या के खिलाफ सख्त कानून बना दिया है। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन विधेयक 2020 राज्य विधानमंडल से पास हो गया है। इस कानून में गो तस्करी से जुड़े लोगों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। गायों की तस्करी से जुड़े अपराधियों के फोटो सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। गो तस्करी में शामिल गाड़ियों के ड्राइवर, ऑपरेटर और मालिक भी इस कानून के तहत आरोपी बनाए जा सकेंगे। कब्जे में ली गई गायों के भरण पोषण का 1 साल का खर्च भी
आरोपियों से वसूला जाएगा। गोरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में बने कड़े कानून का हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। गौहत्या आखिर होती क्यों है, इस पर चर्चा ही क्यों की जाए। ये पहली बार है जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में गौहत्या को लेकर सख्त कानून बनाया गया है। इसके अलावा इस कानून में यूपी में गोवध करने वालों पर 3 से 10 साल की जेल और 5 लाख जुर्माने का प्रावधान है। गोवंश के अंग भंग करने पर 3 लाख तक जुर्माना लगेगा। यूपी में अब गोकशी का अपराध गैर जमानती होगा। पहली बार गोकशी का आरोप साबित होने पर 3 साल से लेकर 10 साल की सजा का प्रावधान है। 3 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। दूसरी बार गोकशी का आरोप साबित होने पर जुर्माने और सजा दोनों ही भुगतनी होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है। चेतावनी है, इस दंड से लोगों को समझना चाहिए और सामाजिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए गोहत्या के फैशन को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। गोवध निवारण अधिनियम 1955 उत्तर प्रदेश में जनवरी 1956 को लागू हुआ था, लेकिन जन भावनाओं की अपेक्षा के मुताबिक ये कभी प्रभावी तरीके से लागू हुआ ही नहीं और इसीलिए अब योगी सरकार ने गोवध और गोकशी को रोकने के लिए कानून को सख्त किया है, जिससे गोवध और गो तस्करी पर पूरी तरह से नकेल लग पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक बड़ी खबर, आतंकी संगठन आईएसआईएस ने देश में बड़े आत्मघाती हमले की साजिश रची थी। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस आतंकी ने इसे लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के छापे में भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ साथ 2 आत्मघाती जैकेट बरामद किए गए हैं। आतंकियों ने छोटा ब्लास्ट करके विस्फोटक का टेस्ट भी किया था। तबाही का ये सामान जब्त हुआ है आतंकी अब्दुल यूसुफ उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम के घर से। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस जब उसके घर पहुंचे तो आतंकी संगठन आईएसआईएस की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ। प्लान था आत्मघाती हमले का। इसके लिए इसने 2 सुसाइड बॉम्बर वाले जैकेट तैयार किए थे, जिसके बटन दबाते ही उस आतंकी के और उसके आसपास मौजूद दर्जनों लोगों का नामो निशान मिट जाता। भारी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं, इनसे कई सारे बम बनाए जा सकते हैं और अगर इस तरह के बम भीड़ वाले इलाकों में, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, किसी मॉल में अगर लगा दिए जाएं और वहाँ ये घटना घटित हो जाए तो कई सौ लोगों की जान जा सकती है। अब आप ये समझिए कि यूपी के बलरामपुर में आतंक की फैक्ट्री का पर्दाफाश कैसे हुआ। कल दिल्ली के धौला कुआं से गिरफ्तार आईएसआईएस का आतंकी अब्दुल यूसुफ उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आईईडी बेस्ड प्रेशर कुकर बम, 1 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 4 कार्ट्रिज को जब्त किया। इसके बाद जब इससे पूछताछ हुई तो उसने पूरी आतंकी प्लानिंग का खुलासा स्पेशल सेल के सामने कर दिया। मैं पहले भी बताया था कि इसकी जो प्लानिंग थी कि पहले तो ये जो आईडीज़ लेके आया था, प्रेशर कुकर आईडीज़ जो थी, ये दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया में इसको रखना था उनको, और उसके बाद इसको लौट के फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिलने थे। पर जो इसने बताया है कि इसका फर्दर प्लान फिदाइन करने का था और उसके लिए इसको इंस्ट्रक्शंस मिलने वाले थे इसके हैंडलर से। आतंकी अब्दुल यूसुफ उर्फ मोहम्मद मुस्तकीम लगातार अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अपने हैंडलर से संपर्क में था। उसकी निशानदेही पर अब तक उसके 4 साथियों को हिरासत में लिया जा चुका है। माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ में अभी और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उन तमाम लोगों को ढूंढा जा रहा है जो इस बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। और इससे पहले कि हम आपको देश में बाढ़ और बारिश के बाद क्या स्थिति है इसका अपडेट दें, उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। आज सुबह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड हुआ। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 से गाड़ियां गुजर रही थी, सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक से चट्टान खिसकी और बड़े बड़े पत्थर टूटकर गिरने लगते। लैंडस्लाइड इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पहाड़ का बड़ा हिस्सा
बिखर कर मलबे में बदल गया। गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड में कोई हताहत नहीं हुआ। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की तस्वीर। लैंडस्लाइड के बाद क्या स्थिति रही, ये आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की यह तस्वीर टिहरी गढ़वाल में लैंडस्लाइड। राहत की बात यह रही कि जिस वक्त ये लैंडस्लाइड हुआ उस वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, कोई हताहत नहीं हुआ। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे की यह तस्वीर। यह हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है लैंडस्लाइड की वजह से। और आइए अब आपको विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गौरी पुत्र भगवान गणेश के दर्शन करवाते हैं। गणेशोत्सव का पर्व है और 1 सितंबर तक बप्पा के आगमन का यह उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भगवान गणेश की आरती की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की। इस बार कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बड़े बड़े पंडालों में बप्पा की मूर्ति स्थापित नहीं हुई है, लेकिन तस्वीरें मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर की बप्पा के भक्तों की। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.